अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को ए से दिखाते हैं। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप, वेयर ए कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो जो एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर जो एरिया अभी तक हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल का, स्क्वायर, फ्रेम का, ये सब स्केलर नहीं है, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं था, इसलिए हम उसको बोलते थे कि वो कैसा है, स्केलर है। लेकिन एरिया में डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन कैसा होता है, जिस प्लेन में आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसके परपेंडिकुलर उसका ओरिएंटेशन होता है। प्लेन के परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन होता है किसका, एरिया वेक्टर का। कैसे, ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये टॉपिक का फील नहीं आता है, ये पूरा इमेजिनेशन पे ही चल रहा है। अब ये एक स्क्वायर प्लेट है, मान लो साइड है 5 मीटर, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 5 मीटर। इसका एरिया वेक्टर पूछा है और आपको ओरिएंटेशन दिया है कि ये एक्स है और ये वाई है। तो जब आप एरिया वेक्टर लिखोगे तो पहले क्या होता है फार्मूला, मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब 25 मीटर स्क्वायर। अभी जो इसका एरिया वेक्टर होगा ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब है ये जो एक्सिस है जेड वाली, ये परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस में, के कैप आता है तो प्लस माइनस के कैप। मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि अंदर भी हो सकता है एरिया वेक्टर और बाहर भी हो सकता है। अब कैसे पता करेंगे कि एरिया वेक्टर कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, उसके लिए हम सरफेसेस की बात करेंगे। हमारे पास दो तरह की सरफेस होंगी, एक सरफेस को अपन बोलेंगे ओपन सरफेस और एक को अपन बोलेंगे क्लोज्ड सरफेस। एक है ओपन सरफेस और एक है क्लोज्ड। ओपन सरफेसेस कौन सी होती है, 2D ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन से, स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट्स, थोड़ा रटने टाइप का है ये, डिस्क, ट्रायंगुलर प्लेट, बहुत सारे होते हैं। और क्लोज सरफेस में सारे 3D ऑब्जेक्ट्स। 3D ऑब्जेक्ट्स क्लोज सरफेस बनाते हैं। 3D ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन है, क्यूब, क्यूबॉइड, सॉलिड कोन या कोन लिख दो सीधा, सिलेंडर्स एक्सेट्रा। तो जो हमने ये प्लस माइनस के कैप लिखा है, इसलिए लिखा कि ये स्क्वायर प्लेट है। स्क्वायर प्लेट एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में परपेंडिकुलर टू द प्लेन होना चाहिए, डायरेक्शन मैटर नहीं करता, आप पॉजिटिव के कैप ले रहे हो कि नेगेटिव के कैप। इसमें क्या आपको याद रखना होता है कि इन सच सरफेसेस, कोई भी ओपन सरफेस होगा तो उसमें क्या होता है, कोई भी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले सकते हो। वी आर फ्री टू टेक any perpendicular to the plane, free to take any direction perpendicular to plane, but we have to stick with the same direction फॉर एंटायर क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर ओपन सरफेस है तो कोई भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले सकते हैं। मतलब प्लस के कैप लेना है प्लस के कैप ले लो, माइनस के कैप चाहिए तो
माइनस के कैप ले लो, लेकिन एक बार जो डायरेक्शन हमने फिक्स कर दिया है, क्वेश्चन के बीच में जाके वो डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। और अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेसेस में परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन, अब उसमें माइनस के कैप नहीं लेना है, एक ही लेना है। विल बी टेकन एज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी कि एरिया वेक्टर क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। ए कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। और एरिया वेक्टर लिखना है तो ओपन सरफेस के लिए कोई भी ले सकते हो। अगर जनरली डिफाइन नहीं करना है तो आप प्लस माइनस साइन के साथ लिख दो कि एरिया वेक्टर इज प्लस और माइनस 25 मीटर स्क्वायर के कैप। अब ये डायरेक्शन लिखा हुआ है, हो सकता है किसी बुक में 25 मीटर स्क्वायर के कैप आंसर दिया हो और किसी बुक में 25 स्क्वायर माइनस 25 मीटर स्क्वायर के कैप आंसर दिया हो, दोनों ही सही होगा। लेकिन अगर ये क्लोज सरफेस होता तो क्लोज सरफेस रहने पे हमें प्लस के कैप पर ही स्टिक रहना पड़ता, हम चेंज नहीं कर पाते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एरिया वेक्टर। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पर ही पूरा फ्लक्स और गॉस थ्योरम टिका हुआ है एरिया वेक्टर पे। फटाफट से नोट करो, 19 छोड़ करके 24 तक। नेक्स्ट लेक्चर में सबमिशन है। कब है? नेक्स्ट वीक ही है ना, करके आना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो प्लेन ओरिएंटेशन आपको दिखा गया कि स्क्वायर प्लेट का। अब यही स्क्वायर प्लेट अगर ऐसे बना हो कि ये x हो, ये y है और ये z है, ये स्क्वायर प्लेट है और ये 3D में रखा है स्क्वायर प्लेट। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों में है। ये 37 डिग्री है। साइड इसकी भी 5 मीटर है। ये 4 साइड है। इसका नाम है ओ ए बी सी। आप इसका एरिया वेक्टर बताओ। तो अभी आपने क्या पढ़ा था कि इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखो अगर, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर प्लेट XY प्लेन में रखा हुआ है। तो आपने Z बोल दिया कि Z एक्सिस पे इसका परपेंडिकुलर होगा और वही डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो ये स्क्वायर प्लेट XY में नहीं है, XYZ तीनों में है। जब बताता हूँ, XYZ तीनों में है, आएगा भी। ये XYZ तीनों प्लेन में है। जब तीनों प्लेन में है, ओरिएंटेशन मतलब स्क्वायर प्लेट को ऐसे ना रख के मैंने ऐसे टेढ़ा कर दिया हवा में। अब क्या होगा एरिया वेक्टर? तो अब हवा में अगर टेढ़ा कर दिया है, अब एरिया वेक्टर लिखना टफ होता है। तो इस टाइम पे एरिया वेक्टर लिखना होता है जब भी किसी 2D ऑब्जेक्ट्स को 3D के ओरिएंटेशन में दिखाया जाए, तो आप कोई भी दो साइड पकड़ो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। कोई भी दो साइड लेके क्या कर देना है, मतलब कौन से दो साइड वो भी इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, मतलब कोई भी दो, ऐसा नहीं कि जे कैप वाले ही दो ले लिए, दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। तो इसमें एडजेसेंट साइड्स कौन कौन से हैं? एक तो OA है, दूसरा OC है, या फिर OC और CB है, या फिर CB और AB है, या फिर AB और OA है। तो कोई भी दो साइड पकड़ के कर सकते हो आप। मुझे सबसे आसान क्या लगता है कि मैं इसमें
ओ ए और ओ सी को कर देता हूँ। अब आपकी मर्जी, आप ओ सी क्रॉस ओ ए लिख लो या ओ ए क्रॉस ओ सी लिख लो, क्योंकि स्क्वायर प्लेट है तो ओपन सरफेस ही। अगर मैं ओ सी क्रॉस ओ ए करूँगा तो माइनस में आएगा, ओ ए क्रॉस ओ सी किया तो प्लस में आएगा, यही फर्क होगा। अगर ओ ए क्रॉस ओ सी पॉजिटिव है तो ओ सी क्रॉस ओ ए नेगेटिव आ जाएगा। वैल्यू उतनी ही रखेगा, खाली डायरेक्शन बदलता है ना, तो प्लस माइनस दोनों में काम चल रहा है अपना। ओ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ ए वेक्टर? तो ओ ए का एक कंपोनेंट इधर आएगा 4, इधर आएगा 3। अब कैसे आया कंपोनेंट, तुम्हें आना चाहिए लेने। तो ओ ए वेक्टर लिखा गया 4i कैप प्लस 3k कैप। z में है ये 3 तो 3k कैप, ये x में है तो 4i कैप क्रॉस ओ सी वेक्टर इज 5j कैप। अब मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, i क्रॉस j k होता है, k क्रॉस j माइनस i होता है, 3 5 जा 15। दिस इज द एरिया वेक्टर। नाउ इफ यू लुक एट द मैग्नीट्यूड, आपको अभी भी मिलेगा मैग्नीट्यूड 25। तो जो स्क्वायर प्लेट है अल्टीमेटली यही स्क्वायर प्लेट है, लेकिन इस स्क्वायर प्लेट को रखा अलग तरीके से गया है। तो ऑफ कोर्स अगर स्क्वायर प्लेट वही है तो एरिया में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एरिया वेक्टर आपको तब क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया, क्यों पढ़ाया गया एरिया वेक्टर, अगर उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है तो? एरिया वेक्टर पढ़ाने का बेसिक पर्पज ये है कि आप ये जान पाए, अगर आपको ऐसा लिखा मिल रहा है कि एरिया वेक्टर के माइनस आई में है, इसका मतलब स्क्वायर प्लेट का ओरिएंटेशन कैसा है, स्क्वायर प्लेट को आपने रखा कैसे है। के और आई दोनों में आ गया, मतलब के और आई दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो 3D प्लेन में स्क्वायर प्लेट को रखा गया। इसको बोलते हैं 3D ज्योमेट्री। ठीक है, अब मैथ्स वाले इसको वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री नाम के चैप्टर में पढ़ते हैं, आपको फिजिक्स में है इसलिए जानना चाहिए। यही चीज आपको जब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ोगे दोबारा पढ़ने को मिलेगा। बी यहाँ पे जो पढ़ोगे उसको यहाँ पे ई ए पढ़ोगे, वहाँ बी ए पढ़ोगे, बस यही फर्क है। ये समझ में आया तुम्हें एरिया वेक्टर कैसे लिखते हैं? जरा बताओ। एक डिस्क है ऐसे जिसका रेडियस है आर, एरिया वेक्टर बोलो। स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन है कि ये एक्स है ये वाई है, बोलो एरिया वेक्टर। इतना टाइम क्यों ले रहे हो, बोलो ना ऐसे। आगे भी कुछ होगा भाई यार इसको खाली, अब बोलो। प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर के कैप। ये भी वही डिस्क है, रेडियस आर है, इसका एरिया वेक्टर बोलो। ओरिएंटेशन वही है एक्स, अब ये जेड है या वाई ले लो, ये लाइन को जेड ले लो। अब मैंने इसको ऐसे रखा है तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, जे कैप में आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस जे कैप। ठीक है, तो एरिया वेक्टर लिख पाओगे? एरिया वेक्टर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन के साथ में एक और डिस्क दे रहा हूं, बताओ इसका एरिया वेक्टर जल्दी बोलो। क्या लिखूं बोलो? इस लाइन पे आएगा एरिया वेक्टर, नोट करो। तो ये तुम्हारा रेडियस वेक्टर, एरिया वेक्टर हुआ। एरिया वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं? अब अगर एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है,
ये एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है। ये इसका सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4 और 2 सरफेस और होंगे, एक ऐसे ऊपर की तरफ है, एक और ऐसे नीचे की तरफ। क्यूब में 6 होते हैं, आपको पता होगा ये। तो ये अब इसकी साइड जो है वो ए है। अब आप एरिया लिखोगे तो सारे सरफेस का एरिया लिखना पड़ेगा। तो बताइए जरा पहले सरफेस का क्या एरिया होगा? एरिया वेक्टर जे क्या? आई जे के तीनों बोल दो, कोई तो एक हो ही जाएगा। अरे ये बेस है, लेकिन ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं? परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन। तो माइनस जे क्या है? A2 बोलो। ए स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, कुछ भी बोल दो। इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा। तो अगर इन चारों को जोड़ रहे हो तो नेट एरिया 0 हो रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी भी क्यूब का एरिया नहीं लिखा जा सकता। एरिया इसलिए नहीं लिखते कि अगर मैं 5वां और 6वां भी लिखूं तो किसी एक को 5 मान लो, तो 5 वाला मान लो बाहर जा रहा है तो के कैप, 6 वाला मान लो अंदर आ रहा है तो माइनस के कैप। तो अगर मैं सब एरिया को जोड़ूं तो ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब है नेट एरिया 0। नेट एरिया 0 का मतलब देयर इज नो वॉल्यूम। ठीक है, नेट एरिया का क्या मतलब होता है? कोई भी वॉल्यूम नहीं है। ओके, आगे बढ़े। हाँ सॉरी, एरिया नहीं होगा, वॉल्यूम होगा। इसलिए हम 3D में वॉल्यूम डिफाइन करते हैं, एरिया डिफाइन नहीं करते। अब नया जो इसका टॉपिक है वो देखते हैं। इसके टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये टॉपिक का पार्ट नहीं है, ये मैथ्स का पार्ट था जो आपको जरूरी है, बिना इसके टॉपिक आएगा ही नहीं आपको। फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स की जब बात करेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा काम है फ्लक्स का। फ्लक्स इज बेसिकली फ्लो ऑफ एनर्जी। मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल फ्लक्स की बात कर रहा हूँ। फ्लक्स आप कहाँ कहाँ सुनते हैं? वाटर फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ग्रेविटेशनल फ्लक्स है, फोटोन फ्लक्स है। बहुत जगह पे आप फ्लक्स पढ़ते हो। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनर्जी या एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। एनर्जी पासिंग थ्रू द गिवन एरिया भी बोल सकते हो। तो फ्लक्स क्या होता है? एनर्जी पासिंग थ्रू गिवन एरिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो कौन सी एनर्जी पास कराओगे तुम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पासिंग थ्रू गिवन एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात किया तो फोटोन फ्लक्स में ना, फोटोन फ्लक्स में इलेक्ट्रॉन जाएगा। फोटोन फ्लक्स में नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स को पार्टिकल मानते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। अरे ये सब चीज़ें याद करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ चुके हो कब के, फिर केमिस्ट्री में कब से पढ़े हो ये चीज़। अभी फोटोन पार्टिकल है कि नहीं ये तो नहीं बताना चाहिए मुझे। दोनों अज्यूम करते हैं, सिचुएशन बेस्ड होता है, क्योंकि तो फोटोन फ्लक्स ग्रेविटेशनल फ्लक्स है, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी पास हो रही है? हम कौन सा फ्लक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कौन सी एनर्जी पास करवाएंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कैसे होती है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे पास होती है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड
कितना पास हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बात कौन डिसाइड करता है? ये बात डिसाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन डिसाइड करता है? तो अगर मैं ये जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया है या पासिंग थ्रू गिवन एरिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह पे मैं ये बोलूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में देखा हुआ है, ये चीज़ वही चीज़ थी जो प्रॉपर्टीज़ में देखा है, वही मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो इसकी दो डेफिनेशन लिखेंगे, एक जो बुक में होता है और एक जो हम जानते हैं। सबसे पहले जो हमें पता है वो देखते हैं, ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पासिंग थ्रू गिवन एरिया is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं, या इसी का दूसरा जो डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through given area is called electric flux। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाना है, मान लो मेरे पास एक गिवन एरिया इधर इतना गिवन एरिया है मेरे पास, इतना एरिया मुझे पता है, मेरे पास इतनी ही एनर्जी है, तो मैं ये पूरी एनर्जी पास करूंगा तो क्या इस एरिया से पास हो रही है पूरी एनर्जी? ज्यादा एनर्जी पास करनी है तो क्या करूं? इतनी एनर्जी थी, क्या पूरी पास हो गई? मुझे एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। एरिया नहीं, पहले एनर्जी में बात करो ना। मुझे मेरे पास इतनी ही एनर्जी है, मैंने पूरी पास कर दी, और बढ़ाना है। अब मुझे ज़्यादा एनर्जी पास करनी है तो पहले बात तो मेरे पास एनर्जी होनी तो चाहिए ना। ज़्यादा एनर्जी लेके आए, ज़्यादा पास हो जाएगी एनर्जी। तो मैं ये बोल दूं कि फ्लक्स जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ई यहाँ पे किसको दिखा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब मान लो मेरे पास इतना सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत सारा, इनफाइनाइट है, मुझे बहुत ज़्यादा पास करना है। क्या ये पूरी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी क्या इधर से? मुझे करना है तो मैं क्या करूं? एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया तो क्या ज़्यादा एनर्जी पास होने लगी? एरिया कम कर दूं तो कम एनर्जी पास होगी। तो क्या इसका ये मतलब आप नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी होता है। तीसरा, अभी ये सरफेस बना है, कोई भी एक सरफेस है, मैं इसको 2 डायमेंशनल सरफेस बोलूं अगर, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? ऐसे इस लाइन पे आएगा। मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अभी मैं जिनको पास कर रहा हूँ, क्या मैं उनको ऐसे पास कर रहा हूँ? जरा देखो, ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है और यही एरिया वेक्टर की भी लाइन है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है? उनके बीच का एंगल कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है ना, तो कितना आया? 0 डिग्री। तो जब मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा हूँ, मान लो मेरे पास इतनी पूरी फील्ड थी, मैंने ऐसे पास किया, क्या पूरा पास हो रहा है? क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। अब मैंने क्या किया? ऐसे टिल्ट कर दिया, मैं ऐसे पास कर रहा हूँ, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे जा रही है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये एरिया वेक्टर है, थीटा बढ़ा, 0 से अलग हो गया ना थीटा, ऐसे है तो थीटा 0, ऐसे कर दिया तो थीटा बढ़ गया एरिया वेक्टर के साथ में। अगर थीटा एरिया वेक्टर के साथ बढ़ा
तो क्या पूरी एनर्जी पास हुई कि कम एनर्जी पास हुई कि ज़्यादा हुई? कम एनर्जी। तो थीटा बढ़ने पे क्या फ्लक्स की वैल्यू कम होनी चाहिए। थीटा बढ़ने पर फ्लक्स की वैल्यू मतलब फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अच्छा, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो थीटा बढ़ने पर अपनी वैल्यू कम करता है? तो मैं बोल सकता हूँ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। अब इन तीनों को अगर एक साथ मिलाया मैंने तो ये बन जाएगा फाई इज प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा और फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा के जिसकी वैल्यू 1 है। दिस इज योर फ्लक्स। व्हाट इज थीटा हियर? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर। अच्छा, ई ए कॉस थीटा, क्या ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि फाई की वैल्यू ई डॉट ए के बराबर है ए डॉट बी, विच प्रूव्स दैट फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट, यूनिट क्या लिखोगे इसके लिए? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बोलो। पक्का याद नहीं होगा ना? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बोलो। और कुछ? कितने लोग, मैं लेट था तो बुक खोल के पढ़े थे लेक्चर कैंसिल करने के अलावा जो बात किए थे, तो क्या पढ़े? देख के बोल दो, गलत बोल रहे हो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? गलत है। देखो, तुम लोगों को यूनिट नहीं याद है, बताओ। न्यूटन पर कूलम। कब याद करोगे यूनिट? ये कब याद करोगे? डैट होने का कोई मतलब निकलेगा इससे? कल के डैट के क्वेश्चंस में मैंने चुन चुन के क्वेश्चंस दिए थे ठीक ठीक, तब भी अभी देखूंगा 2, 4, 6 नंबर वाले भी लोग मिल जाते हैं। मैं देख रहा डैट के मार्क्स अभी 2-2 नंबर आए हैं। कैसे काम चलेगा ऐसे? चलो मान लो मैं लेट हो गया 50 मिनट। कितने लोग हैं जो 50 मिनट बैठ के यूटिलाइज किए पढ़े? मुझे कोई नहीं दिख रहा है। बुक सब लेक्चर कैंसिल हो जाए, भाग जाओ। कहाँ जाओगे भाग के? घर जाके कौन सा तीर उखाड़ लेते हो? 1 घंटे और सो लोगे बस, पढ़ोगे तो है नहीं। पढ़ लिया करो यार। देखो, यूनिट नहीं याद होगा फिर तुम लोग कैसे करोगे बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है यूनिट इसकी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। नोट करो। कौन कौन था कैंसिल लेक्चर चाहिए था उसको?